बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बीकॉम पार्ट 1 अकाउंटिंग का लेक्चर होगा। चैप्टर नेम कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ascertain the bank balance as per the cash book of Naveed and Company as on 31st March 2005। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऊपर आप यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11, और साथ ही मैंने पहले से ही नाम और फॉर्मेट बना लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको अब फॉर्मेट की समझ आ गई होगी। यहाँ लिख लेंगे नवीद एंड कंपनी, और उसके बाद लिख लेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देन आफ्टर लिख लेंगे एज ऑन 31st मार्च 2005, और यहाँ हमने लिख ली है डिटेल्स और रुपीज एंड रुपीज। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास ए पार्ट में कह रहे हैं बैंक बैलेंस एज पर दी पासबुक ऑन 31st मार्च 2005 वाज रुपीज 1,20,000। स्टूडेंट्स, ए पॉइंट पढ़ने के बाद पता चला कि बुक कौन सी दी गई है, पासबुक, यानी ये बैलेंस किसका है, पासबुक का। अब स्टूडेंट्स, आपको जो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था बेसिक रूल्स का, उसमें आप लोगों को मैं बता चुका हूं, अगर पासबुक का क्वेश्चन आए तो जब तक स्टेटमेंट में ओवरड्रॉन या ओवरड्राफ्ट का लफ्ज ना आए तो पासबुक का वो सिंपल बैलेंस होता है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस। सो हम यहां लिख लेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, और साथ ही हम क्या लिख लेंगे, क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज पासबुक का सिंपल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। और जो इसके अमाउंट है वो हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख लेंगे ऐड, और यहाँ लिख लेंगे लेस। जो पॉइंट्स ऐड वाले होंगे वो यहाँ लिखेंगे, जो लेस वाले होंगे वो यहाँ लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये पासबुक क्रेडिट बैलेंस का है। सो जो रूल अप्लाई होगा वो रूल ये अप्लाई होगा, अगर कैश बुक क्रेडिट का सवाल हो या पासबुक क्रेडिट का सवाल हो, अगर अमाउंट इंक्रीज शो कर रही है तो और इंक्रीज करनी है, और अगर अमाउंट कम शो कर रही है तो और कम करनी है। और साथ स्टूडेंट्स हमने एज एन एग्जांपल यहां लिख ली है कैश बुक और यहां पासबुक, और हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं, 2 लाख, यानी कि 2 लाख, और दोनों बुक्स में अमाउंट इक्वल शो कर रही है। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर पॉइंट नंबर बी पे आते हैं। बी पॉइंट में हमारे पास कह रहे हैं चेक्स इशूड इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च 2005 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2005, अमाउंट रुपीज 30,000। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में वो ये कह रहे हैं चेक इशू किया है, इशू का मतलब बैंक से पैसे निकलवाने हैं, कितने, 30,000। अब स्टूडेंट, जब बैंक से पैसे निकलवाने होंगे, इशू करने हैं, तो इसका मतलब है जो हमारे पास कैश बुक होती है, जब बैंक से पैसे निकलवाने हैं तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास कैश बुक होती है उसमें तो पहले हम माइनस कर देंगे 30,000 अपने पास। इसलिए माइनस करेंगे ये सोच के कि बैंक भी इसको माइनस कर देगा, लेकिन यहां कह रहे हैं बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी हमने तो अपने पास ये 30,000 रुपए माइनस कर दिए, लेकिन ये चेक बैंक को प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो जब बैंक को प्रेजेंट नहीं हुआ, इट्स मीन बैंक ने ये पैसे माइनस भी नहीं किए। सो हम अपने पास माइनस कर चुके, लेकिन बैंक ने पासबुक में माइनस नहीं किए, तो हमारे पास जो अमाउंट बच जाएगी वो ऑलमोस्ट 1,70,000, जबकि पासबुक में तो उतनी ही शो होगी, बिकॉज पासबुक में बैंक ने माइनस नहीं किए। हमने हमेशा किसको देखना होता है, कैश बुक को, और कैश बुक में बैलेंस कम शो हो रहा है। सो रूल क्या चलेगा, जब अमाउंट कम शो करेगी तो और कम करेंगे, यानी कि लेस करेंगे। तो यहां लिख लेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट भी लिख सकते हैं, या यहां तक भी लिख सकते हैं, और अमाउंट हमने लिख ली है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब इस पॉइंट को हम यहां से मिटा लेते हैं, बिकॉज अब हम इस पॉइंट को समझ चुके हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर सी पे। सी पॉइंट में हमारे पास कह रहे हैं चेक्स पेड इनटू बैंक ऑन 26 मार्च 2005 बट नॉट कलेक्टेड प्रायर पहले टू 31 मार्च 2005, अमाउंट रुपीज 18,000। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमने चेक पेड इनटू बैंक 18,000 रुपए का चेक बैंक को दिया है कि आप हमारे अकाउंट में क्या कर दें, जमा कर दें। चेक पेड इनटू बैंक, बैंक को दिए आप हमारे अकाउंट में जमा कर दें। अब जब हमने बैंक को
चेक दिया होगा कि आप हमारे अकाउंट में जमा कर दें, तो हम क्या करेंगे, पहले अपनी बुक में जो हमारे पास 2 लाख है उसमें क्या कर देंगे 18,000 ऐड कर देंगे, ये सोच के कि बैंक भी हमारे अकाउंट में जमा कर देगा। बट नॉट कलेक्टेड, बैंक के पास वो चेक कलेक्ट ही नहीं हुआ, यानी बैंक को वो चेक अभी तक पहुंचा ही नहीं है कि वो हमारे अकाउंट में इसको जमा करता। सो हम अपने पास जमा कर चुके हैं लेकिन बैंक ने पासबुक में जमा नहीं किया। और स्टूडेंट्स हमने हमेशा किसको देखना होता है, कैश बुक को। तो हमारे पास कैश बुक में बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है और पासबुक में कम शो हो रहा है, तो रूल क्या चलेगा, जब क्रेडिट बैलेंस हो, अगर बैलेंस ज्यादा शो हो रहा हो तो क्या करेंगे, और ज्यादा करेंगे, यानी अगर इंक्रीज शो कर रहा है तो और इंक्रीज बढ़ा देंगे। सो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां लिखेंगे ऐड में चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड या नॉट collected, check paid into bank but not collected 18,000। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी और साथ ही हम इसको यहाँ से भी मिटा देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर सी है हमारे पास, सॉरी पॉइंट नंबर डी है हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ऑफ ₹3,000 was credited in the passbook but not recorded in the cash book till 31 मार्च 2005। स्टूडेंट्स इस पॉइंट में वो ये कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 3,000 क्रेडिटेड इन द पासबुक, यानी अगर आपको मैं ये समझाऊं कि किसी कंपनी वगैरह में या बैंक के पास ही जो हमने पैसा डिपॉजिट करवाया उस पे हमें बैंक की तरफ से क्या मिला है, इंटरेस्ट सूद मिला है। अब स्टूडेंट्स जब बैंक में जो हमने पैसा डिपॉजिट करवाया और उस पे हमें इंटरेस्ट मिला है तो बैंक क्या करेगा, उस सूद को भी हमारे अकाउंट में क्या कर देगा, यानी इंटरेस्ट के पैसे को भी हमारे अकाउंट में जमा कर देगा। तब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटेड इन दी पासबुक, क्योंकि बैंक जब हमारे अकाउंट में पैसा जमा करता है तो क्रेडिट करता है और जब हमारे अकाउंट से पैसा निकालता है तो डेबिट करता है। अब क्रेडिटेड इन दी पासबुक यानी बैंक ने हमारे अकाउंट में जमा कर दी है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे पासबुक में बैंक ने 3,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के नाम से पासबुक में यानी हमारे अकाउंट में जमा कर दिया होगा, बट नॉट इन द कैश बुक, हमने कैश बुक में जमा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि बैंक ने जब जमा कर दिया होगा तो बैंक में पैसे ज्यादा शो हो जाएंगे और हमारे पास कैश बुक भी कितने 2 लाख ही शो होंगे। लेकिन हमने हमेशा किसको देखना होता है, कैश बुक को, और कैश बुक में बैलेंस कम शो कर रहा है। तो रूल क्या चलेगा स्टूडेंट्स, जब बैलेंस कम शो कर रहा है तो और कम कर देंगे यानी लेस कर देंगे। सो यहाँ पे आ जाएंगे और हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स क्रेडिटेड इन दी पासबुक, इन दी पासबुक, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स क्रेडिटेड इन दी पासबुक। अमाउंट कितनी है 3,000। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी और साथ ही हम इस पॉइंट को यहाँ से मिटा देंगे। और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर ए हमारे पास, अ कस्टमर पेड इनटू बैंक ₹22,500 डायरेक्टली एज अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। स्टूडेंट्स इस पॉइंट का मतलब ये है, हमारा एक कस्टमर है, उसने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए हैं, पेड इनटू बैंक, हमारे अकाउंट में जमा करवा दिए हैं 22,500, लेकिन हमें नहीं पता। अब स्टूडेंट्स जब हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए तो बैंक ने पासबुक में यहाँ पे क्या कर दिया होगा, जमा कर दिया होगा, लेकिन हमें नहीं पता। सो हमने कैश बुक में इसको ऐड नहीं किया होगा। इसका मतलब ये है कि पासबुक में बैलेंस ज्यादा हो जाएगा जबकि कैश बुक में तो उतनी ही अमाउंट शो होगी, लेकिन हमने हमेशा किसको देखना होता है, कैश बुक को। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कैश बुक में बैलेंस कम शो कर रहा है तो रूल क्या चलेगा, जब बैलेंस कम है तो और कम करते हैं, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है जिसका रूल ये होता है। तो क्या कर देंगे, कम है तो और कम कर देंगे, यानी इसको भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और यहां लिख लेंगे कस्टमर पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, आप यहां तक भी लिख सकते हैं, कस्टमर पेड इनटू बैंक डायरेक्टली। अमाउंट कितनी है 22,500। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को भी यहां से मिटा देंगे और उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर एफ है, डिविडेंड मनी ऑफ ₹12,000 ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय नवीद एंड कंपनी वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक ऑन 29 मार्च 2005 but the intimation was sent to them on 2nd April 2005। स्टूडेंट्स इस पॉइंट में वो ये कह रहे हैं डिविडेंड मनी, डिविडेंड मींस अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, 12,000 ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय नवीद एंड कंपनी। इसका मतलब ये है जिस बंदे का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यानी नवीद एंड कंपनी का,
वो कह रहे हैं नवीर इन कंपनी के फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में शेयर्स हैं और उस पे उसको क्या मिला है, डिविडेंड यानी अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिला है जो कि 12,000 है। अब हम इस पॉइंट को इस तरह समझ लेते हैं, जिस कंपनी में नवीर एंड कंपनी के शेयर्स हैं और नवीर को उस पे डिविडेंड यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिला है, तो नवीर के पास शायद टाइम ना हो कि वो जो डिविडेंड का पैसा है वो कलेक्ट करके, क्या किया होगा नवीर ने, बैंक को बोला होगा काइंडली आप अपना कोई नुमाइंदा बेचकर उस कंपनी से जो डिविडेंड का पैसा है यानी अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में क्या कर दें, जमा कर दें। अब यहाँ पे खुद कह रहे हैं नवीर इन कंपनी के बाद वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाय बैंक, यानी बैंक ने वहां उस कंपनी से डिविडेंड का पैसा कलेक्ट कर लिया है। अब जब बैंक ने डिविडेंड का पैसा 12,000 उस कंपनी से कलेक्ट कर लिया होगा तो उसने नवीर के अकाउंट में क्या कर दिया होगा, जमा कर दिया होगा और वो पासबुक में बैंक ने जमा कर दिया होगा। लेकिन बट द इंटीमेशन हमें जो बताया गया वो 2 अप्रैल को बताया गया और हम बना रहे हैं 31 मार्च तक, यानी 31 मार्च तक हमें नहीं बताया गया, सो हमने जमा नहीं किया। लेकिन बैंक ने यहाँ पे पासबुक में ऑलरेडी जमा कर दी है। इसका मतलब ये है कि पासबुक में अमाउंट हो जाएगी 2,12,000, जबकि हमारे पास तो कैश बुक में 2 लाख ही शो होगी। और हम हमेशा किसको देखते हैं, कैश बुक को, और कैश बुक में बैलेंस कम शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स रूल क्या चलेगा, जब कैश बुक में बैलेंस कम है तो और कम कर देंगे यानी कि डिक्रीज कर देंगे। सो यहाँ आ जाएंगे लेस वाले में और लिख लेंगे डिविडेंड मनी रिसीव्ड या कलेक्टेड बाय बैंक। अमाउंट कितनी हमारे पास 12,000 है। स्टूडेंट्स हमने सारे पॉइंट कर लिए हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेंगे, ओरिजिनल बैलेंस ये है, ऐड इसमें एक ही अमाउंट हो रही है जो कि 18,000 की है, वो हम यहाँ लिख लेंगे। और जितने भी ये लेस वाले पॉइंट हैं इनको हम पहले ऐड करके एक अमाउंट बना लेते हैं। अब हमारे पास जो इसमें बैलेंस है वो 30,000 प्लस 3,000 प्लस 22,500 प्लस 12,000, इन सब को ऐड करने के बाद एक अमाउंट आ गई है 67,500, 67,500। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1,38,000। अब इसमें से हम क्या करेंगे कि हम जो लेस वाली अमाउंट है इसको हम लेस कर देंगे। लेस करने के बाद स्टूडेंट्स यानी इसमें से इसको लेस करने के बाद हमारे पास जो आंसर बच गया वो है 70,500 जो कि बुक का आंसर है। और स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस एज पर। ऊपर कौन सी बुक है, पासबुक, तो नीचे हम क्या लिख लेंगे, कैश बुक। और ऊपर कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, तो नीचे क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स, डेबिट बैलेंस। और स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।